नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बार्क एनआरबी का एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। आप लोगों को अब एग्ज़ाम की तैयारी ही बस करना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को हमें आशा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर खोए रहे होंगे। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आपको बार्क का प्रीवियस ईयर का पेपर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर है कि ये जो बार्क है, बार्क क्या है आपका, ये आता है आपका डीएई के अंतर्गत, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। अब चाहे वो आपका बार्क हो, ठीक, या फिर आपका आईजीसीएआर हो, या फिर आपका एनपीसीआईएल हो, या फिर आपका एएमडी हो, ठीक, या फिर आपका एनएफसी हो, या और भी इसी तरह से जो कुछ भी वैकेंसी आती हैं, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती हैं, सबका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एनपीसीआईएल का जो ये पेपर है, हमारा ऑफिशियल पेपर है एनपीसीआईएल का, ठीक, और सेम टू सेम 100% इसी एग्जाम पैटर्न पर आपका बार्क में पेपर आएगा। कैटेगरी सेकंड का ये जो पेपर है, सेम इसी पैटर्न पर आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो पेपर सॉल्व करेंगे, ये हमारा एनपीसीआईएल का है। लेकिन जो आप लोग पेपर देने जाएंगे बार्क का, एनआरबी का पेपर, कैटेगरी सेकंड वालों के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं, जो कि आईटीआई बेस पर होगा, उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यही सेम होगा। आप लोग अगर सिलेबस नहीं देखें तो सिलेबस जाके देख लीजिएगा। जो आपका जो पेपर फर्स्ट होगा, वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर रोल नंबर भरे जाएंगे। ये सेट है, पेपर ए है, और ये क्या है, आपका प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होगा उसका पेपर है, ठीक। ऑफिशियल पेपर है हमारा। आपको जो समय प्रोवाइड किया जाएगा, 60 मिनट का समय मिलेगा आपका। इसके बाद 150 का अधिकतम ये अंक होगा। इसमें आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। ये हमारा पहला पेपर फर्स्ट है। हम पेपर सेकंड भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देंगे आईटीआई बेस पर, जितने भी चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, और जो कुछ भी हम, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सभी का पेपर हम सेकंड एडवांस पेपर जो होगा वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, जल्द ही अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन होगा सभी के लिए, तो इसे आप लोगों को देना अनिवार्य है। तो इस पेपर को दे लेंगे आप लोग, टेस्ट यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, कह रहे आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या की पहचान करें। यहाँ पर देख सकते हैं आईटीआई टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड की हमारा पेपर है। अब अभाज्य संख्या जो है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 191 किसी से कटता है तो नहीं कटता, 191 किसी से भी नहीं कटता, 197 किसी से नहीं कटता है, और 199 भी किसी से नहीं कटता है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे, ठीक। तो यहाँ पर तीनों संख्याएं या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। इसमें से ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है कि 0, 0, 4, 10, 5 और 5, इनका क्या है, एवरेज बताना है। एवरेज बताना है यानी कि संख्याओं का औसत। देखिए, संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी संख्याएं दी रही हैं, दिए हैं, उसका सम यानी कि उनका योग निकालिए, बटे कुल संख्या है, यानी कि कुल नंबर कितना हो जाएगा। तो देखिए, 0, 0 है, 4 है, तो 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14, 14, इसको 5, 5, 10, यानी कि 24 हो जाएगा टोटल। अंक कितने हैं टोटल, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक है, तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 चौक के 24। तो यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर पहले वाले में हमारा डी करेक्ट आंसर तो है ही। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू 0 तो देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू। कह रहा है यहाँ पर यदि x इक्वल टू 0 है तो मॉड ऑफ x क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मॉड का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड के अंदर जो भी अक्षर आप लिखेंगे, उसका कोई भी मान अगर आएगा मॉड के अंदर, जैसे कि आप -1 रखेंगे, इसका मान हमेशा +1 आएगा। मॉड के अंदर अगर 1 रखेंगे तो भी इसका मान +1 आएगा। मॉड के अंदर अगर -3 रखेंगे तो भी इसका मान +3 आएगा। यानी कि मॉड मतलब यही होता है कि उसके अंदर कोई भी अगर संख्या है, उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। यही होता है मॉड का मतलब। तो मॉड x इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों, अगर हम निकाल दें कि माइनस मॉड ऑफ एक्स रहे, तो इसका कितना मान आएगा, तो इसका मान +x में आएगा, ठीक। अब प्लस, अब आप लिखें या ना लिखें,
ये वो बात की बात है। ठीक, तो ये हमें आशा है ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 की घात 0 का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना आता है, तो 1 आता है। ठीक, तो चौथे के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो इसके दो मूल क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो 12 है इसको ऐसे दो खंडों में तोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए 12 के सामने क्या है, प्लस है, तो 12 के सामने अगर प्लस है तो यहाँ पर देखिए हम लोग 12 को इस तरह से तोड़ेंगे दो खंडों में, उनका योग कितना है, 7 है। तो हम लोग किस में तोड़ेंगे, 4 और 3 में। तो 4 और 3, 12 का गुणनखंड कितना होगा, 4 और 3। तो 4 तिया 12 हो जा रहा है, और इनका योग देखेंगे तो 4 और 3 कितना आ रहा है, 7। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारे x कॉमन है, तो x कॉमन तो x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन है तो x प्लस 4 हो जाएगा, अब इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों में x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 यहाँ पर देखिए दोनों में है, तो x प्लस 4 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि x प्लस 4 इक्वल टू जी इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल टू 0 एक समीकरण आपका ये बनेगा। इससे अगर हम लोग यक्स का मान निकालेंगे तो -4 निकलेगा, और इसी तरह से यक्स प्लस 3 इक्वल टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो यहाँ से यक्स का मान कितना आएगा, -3 आएगा। तो अब देखिए -4 और -3 आ रहा है, तो यानी कि पांचवें का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -3 और -4। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, तो इसे दोस्तों हम सबसे पहले मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सही है ऑप्शन वो आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चिन्ह है ये बताता है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए 465 और 456 में संख्या कौन सी बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए ये 465 बड़ा है और 456 छोटा है, यानी कि इसका जो चिन्ह इस तरह से दिया है ये हमारा गलत दिया है। ये क्या होना चाहिए था, ये इस तरह से होना चाहिए था, तब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ऐसा दिया नहीं तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है 476 और 467 में कौन बड़ा है, तो 476 और 467 में 476 बड़ा है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब आगे और अगर हम लोग चेक करना चाहें तो देखिए 403 और 430 में 430 बड़ा है, तो इसका मुंह इधर होना चाहिए। और देखिए 457 475 में कौन बड़ा है, तो इसका चिन्ह इधर होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है 5 गुणे -2 -8 -12 प्लस 16 भागा -8 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा, माइनस अब देखिए कितना है, 8 में से -12 जाएगा, कितना बचेगा, -4। अब -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पर 16 तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है भाग, भाग के बाद इसके बाद है -8, यानी कि 1/-8 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना है, 2 बार में कटेगा, तो यानी कि -2 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा। अब आप लोग देखिए -10 और +4 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, -2 इक्वल टू -8, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, -8। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आठवां वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 343 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि एक्स क्यूब इक्वल टू 343 है तो फिर एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 343 है तो यहाँ पर हम एक्स का मान निकालेंगे तो इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकाल लेना है। तो घनमूल जब हम लोग 343 का निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7। 7 देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नौवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए √100 प्लस √49 का मान कितना होगा। तो देखिए अंडर रूट 100 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस √49 का मान कितना होगा, तो 7, दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 17। अब 17 हमारा देखिए ऑप्शन में कहीं पर है नहीं, जब ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √17 × 17 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, अब देखिए √17 × 17 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
289 आ जाएगा। ठीक, तो 289 हमारा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर 9वें का ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो अगला हमारा जो 10वां क्वेश्चन है कि 9 3 5 4 2 1 गुणे 625, इसका आप लोग सिंपली तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। ठीक, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 88 इज। कह रहा है 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 88 से विभाज्य 4 अंकों की अधिकतम संख्या। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 4 अंकों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो देखिए 9999, तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या। इसको 88 से भाग दीजिए, 88 एक का नाम कितना हो जाएगा? 88, बचेगा कितना? 11। इसके बाद ये हो जाएगा, एक बार और भाग जाएगा, इसको 88 करिए, कितना होगा? 1 होगा। फिर देखिए यहाँ पर 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए हमको इसको क्या करना है, 3 बार और भाग लेकर जाएं, तो 3 8 24 को 4 बचा 2, और 3 8 24 25 और 26, इतना हुआ। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा कितना? 30 में से 26 जाएगा, सॉरी 31 में से 26 जाएगा, बचेगा 55, यानी कि हमारा 55 शेष बच रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 9999 है, इसमें से अगर हम लोग 55 घटा देंगे तो ये हमारा 88 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी कि 9944 हमारा क्या हो जाएगा कि हमारे यही देखिए 55 शेष बच रहा था, 55 शेष बच रहा था, 999 में से हम लोग 55 घटा देंगे तो 9944 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 88 से कट जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का, कह रहे फाइंड मिसिंग नंबर, गायब संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए गायब संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो गायब संख्या ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक का यहाँ पर एक जो आया हमारा कैसे आया? एक का क्यूब किया गया है। यहाँ पर हमारा 2 का क्यूब है। 27 कैसे आया है? तो ये हमारा 3 का क्यूब है। ये का कितना है? 64, तो 4 चौका 16, चौका 64, ये 4 का क्यूब है। ये हमारा कितना है? 5 का क्यूब है। अगला कितना आएगा? तो ये 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 6 छक 36, छक्का कितना हो जाएगा? 216। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी। ठीक, तो 12 का सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 216। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अंडर रूट 1.5625 का मान कितना होगा? ठीक, तो देखिए अंडर रूट, तो देखिए दोस्तों, इसको वर्गमूल निकालना है तो आपको क्या करना है? दशमलव सबसे पहले भूल जाइए। ठीक, तो दशमलव को जब आप लोग भूल जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 15,625, इसका अगर आप लोग वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए ये आपका जो आएगा मान, वो आएगा आपका 125, 125 आएगा। अब देखिए अगर अंदर करणी के अंदर अगर 4 अंक पे दशमलव है, ठीक, तो अगर उसको हम लोग बाहर निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 अंक पे दशमलव आता है। ठीक, तो 2 अंक पे जो दशमलव आता है, तो यहाँ पर देखिए 1.25 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का ए। ठीक, 13 का ए हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि पी का पावर एक्स इक्वल टू क्यू का पावर वाई इक्वल टू आर का पावर जेड, और क्यू बाई पी इक्वल टू आर बाई क्यू, तो 2z/x प्लस जेड का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है इसको बराबर हम लोग के मान लेते हैं। पी का पावर एक्स इक्वल टू क्यू का पावर वाई इक्वल टू आर का पावर जेड इक्वल टू के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दोस्तों पी का मान निकालेंगे तो के का पावर कितना आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। इसी तरह से क्यू का मान निकालेंगे तो के का पावर कितना आ जाएगा हमारा? 1/y आ जाएगा। इसी तरह से आर बराबर निकालेंगे तो के का पावर 1/z आ जाएगा। ठीक, अब इसका मान हम लोग क्या करेंगे? ये जो पी क्यू आर दिया है इसका मान हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो देखिए क्यू बाई पी इक्वल टू आर बाई क्यू। ठीक, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू आर। देखिए क्यू का मान हम लोग अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? के का पावर कितना हो जाएगा? 1/y का पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू पी का मान यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? के का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/y, सॉरी आर का मान है ना, तो यहाँ पर 1/z आ जाएगा। तो ये हमारा पी और आर का मान हो गया।
रख गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा तो k का पावर 2/y हो जाएगा इक्वल टू k का पावर कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/z। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब ये देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए घात की अगर तुलना यहाँ पर निचला पद समान है तो हम लोग घातों की अगर तुलना कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये आ गया। अब देखिए ये जब आ गया हमारा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2/y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बटे कितना लिख सकते हैं एक्स जेड, इतना हम लिख ही सकते हैं। अभी मान कितना पूछा था तो यहाँ पर देखिए 2z बटे एक्स वाई पूछा था ना, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ये जो जेड है हम लोग कहाँ यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा बटे एक्स प्लस जेड, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे तो एक्स प्लस जेड हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा y/x, यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2z बटे एक्स प्लस जेड का मान बताना था, तो हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा y/x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 का बी। ठीक, तो 14 का बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1/4 का पावर -2 का मान कितना होगा। तो देखिए 1/4 का पावर -2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 का पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 का पावर ये -2 है ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब 4 का पावर 2 का मतलब ये 16 हो जाएगा। तो 15 के यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3/5, 2/3 और 1/4 में और 1/7 में कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले 3/5 और 2/3 में हम लोग देख लें कौन बड़ा है। तो इसका देखिए तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 3 का करेंगे 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। ये 5 दूनी करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 10, यानी कि बड़ा कौन है तो हमारा 2/3 बड़ा हो जाएगा। 10 ज़्यादा बड़ा है तो 2/3 बड़ा है, 3/5 क्या हमारा छोटा है, तो 3/5 खत्म। अब देखिए अब हमें पता चल गया कि जब 2/3 बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन अब हम लेंगे 2/3 और 1/4 मिलेंगे। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 एक नाम 3, यानी कि बड़ा कौन हुआ 2/3 बड़ा हुआ। तो 2/3 बड़ा हुआ तो यहाँ पर यानी कि 1/4 हमारा छोटा है। अब हम देखिए 2/3 मिलेंगे और इसके बाद 4/7 मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा और ये 3 चौका कितना आएगा 12, यानी कि हमारा जो 12 कम आ रहा है 14 बड़ा आ रहा है। तो यानी कि 2/3 हमारा क्या है बड़ा है। तो 2/3 हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन है 2/3। तो यहाँ पर देखिए 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 2/3 यहाँ पर हमारा क्या है सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है आपको एक फार्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 17 के यहाँ पर हमारा सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है इफ ए प्लस बी इक्वल टू 5 है और ए माइनस बी इक्वल टू 17 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी का मान ज्ञात करना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब मान रख देना है। ए प्लस बी का मान हम रखेंगे यहाँ पर तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये बराबर ए माइनस बी यानी कि √17 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4ab। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू ये 17 हो जाएगा प्लस 4ab हो जाएगा। अब देखिए 25 में से 17 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 4 दूना 8, यानी कि ab इक्वल टू 2 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। तो 18 के यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो 18 का ये ऑप्शन सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, कह रहा है एक
समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर्ण की लंबाई, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण मतलब ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज में है तो देखिए दो भुजाएं, एक 3 हो गया दूसरा 4 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, √4² प्लस 3²। तो ये हमारा तीसरी भुजा निकल आएगा। अब देखिए √4² प्लस अंडर कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16 प्लस 9 √25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो 5 दिया वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन पाई का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों साइन पाई मतलब साइन 180 अंश का मान कितना होगा। पाई का मान होता है 180, तो साइन 180 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा 0। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पार्ट 2 जो है हमारा साइंस का पोर्शन यहाँ पर आ गया है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मास कैपिटल M ऑन अर्थ, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मून। कह रहा है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान। तो देखिए दोस्तों अगर द्रव्यमान क्या होता है कि आपका अपरिवर्तित रहता है, तो चाहे जहाँ रहे आपका, चाहे चंद्रमा पर रहे या पृथ्वी पर रहे या सूर्य पर रहे, तो द्रव्यमान आपका परिवर्तित नहीं होता है, तो द्रव्यमान आपका यम ही रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर द्रव्यमान की जगह पर अगर यहाँ पर भार दिया रहता तो आपका क्या हो जाता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर अगर यम है तो चंद्रमा पर, देखिए अगर ये कह देता कि द्रव्यमान की जगह पर भार रहता है यहाँ पर, तो अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर यम है तो चंद्रमा पर उसका अगर हम लोग भार निकालते हैं तो m/6 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वह 1/6 है। ठीक, तो वहाँ पर आपका 1/6 हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें द्रव्यमान ही पूछा था, तो द्रव्यमान हमारा हमेशा फिक्स रहता है, तो द्रव्यमान हमारा उतना ही रहेगा। लेकिन अगर भार की बात किया रहता यही तो m/6 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैसें पाई जाती हैं वो गैसें रहती हैं हमारी नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 78%। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर, कौन सी धातु परिवेश के सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। तो देखिए जो धातु सामान्य अवस्था में सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है वो हमारा रहता है पारा। पारा हमारा क्या रहता है कि सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहती है या द्रव अवस्था में रहती है। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिड, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। तो देखिए अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, ये हमारा क्या है लवण है, जिससे कि साधारण लवण या साधारण नमक के नाम से जानते हैं। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा पीवी लेड सल्फेट है। ठीक, ये सब हमारे लवण है, ये हमारा क्या है अम्ल है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा 24 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए वायुमंडलीय दबाव पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो हमारा रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टर्न्स व्हेन रिएक्ट विथ बेस, लाल लिटमस पेपर का रंग क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर कौन सा रंग का हो जाता है। तो ये होता है, देखिए इसको रटने का तरीका क्या है कि अनिल, अम्ल क्या होता है अनिल, इसे रटिएगा अनिल। अम्ल क्या करता है, देखिए अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ठीक, तो अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। इसी तरह से आप लोग रटिएगा छलनी, छलनी में क्या होता है कि क्षार जो होता है, क्षार के साथ प्रक्रिया करने पर जो लाल रंग होता है वह नीला हो जाता है। ठीक, तो अम्ल क्या करता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपका तरीका है याद करने का। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीला। ठीक, तो ये हो गया हमारा नीला। 27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एट विच डिग्री सेल्सियस वाटर अटेन्स
मैक्सिमम डेंसिटी, यानी कि कितने डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए दोस्तों, जो होता है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। ठीक। लेकिन अगर यहीं पर दोस्तों पानी का घनत्व की बात किया है, अगर यहीं पर हम लोग आयतन की बात करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का आयतन होता है वह न्यूनतम होता है। ठीक। इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर आयतन पूछें पानी का तो सबसे कम होता है। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव होता है, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उस पर शून्य होता है, और ऋणात्मक किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, निम्न में से किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु मौजूद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, परमाणु जो मौजूद ज़्यादा रहेगा वो हमारा रहता है कि CH4 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 ग्राम जो यहाँ पर इसका द्रव्यमान दिया गया है ये सेम है, यानी कि आयतन मान लीजिए या इसे द्रव्यमान ही मान लीजिए, तो जिसका अणुभार कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो H2O का निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 और 16 होता है, 16 और 17 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा इसका, 8 और 16 दूना 32 हो जाएगा इसका। CO2 यहाँ पर देखिए 6 से 12 यानी कि 12 और प्लस 8 और 16, 16 दूना 32, ये कितना हो जाएगा आपका 44। अब देखिए कि हमारा कितना है 6 से 12 और प्लस 4, 12 4 16। तो देखिए हमारा परमाणु क्रमांक किसका, मतलब परमाणु भार किसका कम आ रहा है हमारा 16, किसका आ रहा है, ये हमारा है CH4 का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका द्रव्यमान सेम है, ठीक, तो यहाँ पर जिसका परमाणु भार कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे कि 18 ग्राम 18 ग्राम, ये कंटेनर कोई है, कंटेनर अगर कोई है तो ये लगभग आपका सेम है, क्योंकि 18 18 ग्राम है, लगभग सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या बताता है कि ये आपका 18 मतलब परमाणु क्रमांक इस द्रव्यमान मतलब ये आपका बड़ा है, और इससे बड़ा हमारा 32 वाला है। ठीक। और जो 44 वाला है ये हमारा और बड़ा है, ये हमारा और बड़ा है, लेकिन जो 16 वाला है ये 18 से भी ऐसे छोटा है। तब बताइए उतने ही स्पेस में ये छोटा वाला कितना आ जाएगा, ढेर सारा मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएगा 16 वाला, जबकि 44 वाला और कम आएगा। इसी तरह से 32 वाला और थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 44 की अपेक्षा, और 32 वाले की अपेक्षा 18 वाले में थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा या परमाणु द्रव्यमान कम होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक। तो हमें आशा आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम इज डिनोटेड बाई, ओम को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओम को जो व्यक्त करते हैं हम लोग, ये जो सिंबल है इसमें, ये हमारा क्या है, पाई है, ये हमारा क्या है, ओमेगा है। ठीक, ओमेगा है, ये हमारा क्या है, लेमडा है। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग गैस इज इनफ्लेमेबल, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है। तो देखिए दोस्तों, जो गैस ज्वलनशील है वह है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इन मीटर पर सेकेंड। तो देखिए वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आपको भी पता है। 33 नंबर क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज, गैर दीप्त वस्तु का उदाहरण क्या है। तो गैर दीप्त वस्तु है हमारा चांद, तो चांद गैर दीप्त वस्तु का उदाहरण है, जबकि मोमबत्ती और ये स्विच ऑन किया गया बिजली का बल्ब, सूर्य, ये सब दीप्त वस्तु का उदाहरण है, लेकिन जो चांद है ये गैर दीप्त वस्तु का उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, तो ये देखिए हमारा किसका है, सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का है। ठीक। ये है हमारा सोडियम, सोडियम है ये हमारा किसका है, पारा, Hg, पारे का है ये। ठीक, यानी कि मरकरी, ये मरकरी है। ये हमारा है टिन, Sn। ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻³
23 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, आवर्त सारणी किस पर आधारित होता है? तो देखिए दोस्तों, जो आवर्त सारणी होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित होता है। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन है इन विच प्रोसेस हीट इज ट्रांसमिटेड विदाउट एनी मीडियम, किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के संचरित होती है? तो देखिए जो हमारा रहता है विकिरण, तो विकिरण प्रक्रिया में किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, वह निर्वात में भी होती है। तो 37 के यहाँ पर हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल, निम्न में से कौन सा पदार्थ धातु है? तो देखिए जो धातु है वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो चांदी है ये हमारा धातु है, बाकी ये सब धातु नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन, ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक सामान्य मानव कान कितने की आवृत्ति सुन सकता है? तो देखिए जो मानव कान होता है वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे कठोर पदार्थ की बात किया है, तो अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम क्या है, हमारा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर एक चीज याद रखिए, सबसे कठोर पदार्थ नहीं होगा यहाँ पर प्लेटिनम। तो देखिए अगर पदार्थ की बात करेगा दोस्तों तो वो आपका हीरा है। ठीक, पदार्थ की बात करेगा तो हीरा, अगर धातु की बात करेगा, धातु की बात करेगा तो ये आपका प्लेटिनम होगा, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। तो कहेगा कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम, और सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन है कि अंडर पीएम किसान स्कीम द एलिजिबल फार्मर विल गेट ईयरली इनकम सपोर्ट ऑफ, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को कितने हजार रुपए की वार्षिक आय की सहायता मिलेगी? तो मिलता कितना है, 6,000। 41 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है विच बैंक इज नॉट द पार्ट ऑफ बैंक मर्जर प्रोसेस, कौन सा बैंक बैंक विलय प्रक्रिया में शामिल नहीं है? तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक ये तीनों आपस में मर्ज हो चुके हैं और इलाहाबाद बैंक इसमें मर्ज नहीं है। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की ये तीनों मर्ज, ये जो तो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक ये आपस में मर्जर हैं, इलाहाबाद बैंक नहीं है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन व्हिच रिवर फाइनली फॉल्स इनटू अरबियन सी, कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है? तो देखिए जो नदी अंत में अरब सागर में गिरती है वो है हमारा ताप्ती नदी, ताप्ती नदी हमारा अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर कह रहा है कि सैफ्रॉन कलर इन आवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो केसरिया जो रंग होता है हमारे झंडे में ये प्रतिनिधित्व करता है स्ट्रेंथ एंड करेज का, यानी कि शक्ति और साहस का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि श्री इज द करंट मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं? तो देखिए वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो वह अमित शाह हैं, आपको भी पता होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कमाडोर इज वन ऑफ द रैंक इन द इंडियन, कमोडोर जो है भारतीय किसमें एक रैंक है? तो देखिए ये जो है ये है आपका कि नौसेना में एक रैंक होता है कमोडोर का। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है कि इक्वेटर पासेज ओवर, जो भूमध्य रेखा है किसके ऊपर से गुजरती है? तो देखिए जो भूमध्य रेखा है यह आपका इंडोनेशिया के ऊपर से गुजरती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन इज सिचुएटेड इन ह्यूमन, मानव के डट 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 में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो देखिए मानव के कान में क्या होता है, सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है जो कि स्टेपीज की हड्डी होती है कान में। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है कि 2019 आईपीएल विनिंग टीम कौन है? तो देखिए 2019 का आईपीएल विनिंग जो टीम है ये है हमारा एमआई। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है ए कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम डट डट ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 65 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है हमारा एनपीसीआईएल का पेपर, जो कि आपके बार्क का, एनपीसीआईएल का, आईजीसीआर का, एएमडी का जो पेपर होने जा रहा है इन सभी में आपको पूछेगा। तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।